वेलकम डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, एक टॉपिक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके सिलेबस में है, तो मुझे लगा ये जो टॉपिक है आपको डिटेल्ड पढ़ना चाहिए और बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, और दूसरा है यहाँ से आपको 1 या 2 मार्क्स एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। ओके, इसलिए जो मशहूर बुक है नितिन सिंघानिया की जो बुक है इंडियन इकोनॉमी पे, वहाँ से मैंने ये डायरेक्टली ये टॉपिक उठाया है जो कि आपके सामने है। आप देख सकते हो ये नितिन सिंघानिया पे है। और अगर आपके पास ये बुक है नितिन सिंघानिया बाय इंडियन इकोनॉमी, तो आपको पढ़ने की जरूरत, आप वहाँ से आराम से पढ़ सकते हो। तो अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको यहाँ से आराम से स्टेप बाय स्टेप जो भी लिखा है यहाँ पर वो आपके सामने रखूंगा और थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करूंगा, ताकि आप नोट बना सके और फिर दोबारा आपको ये किसी भी जगह से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है यहाँ पर है, इसने दिया है बैंकिंग इन इंडिया। थोड़ी सी यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग है, ये जरूरी है। किसी भी चीज को शुरू करने से पहले थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसको बैकग्राउंड जानना। सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। जहां जहां मैं मार्क करूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान कब बन गया? 1770 में। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहां से क्या है कि हिंदुस्तान की जो बैंकिंग है उसकी शुरुआत होती है। कब से? जब से बैंक ऑफ हिंदुस्तान बन गया है 1770 में। और उसके बाद कुछ टाइम गुजर गया तो फिर 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स बन गई, 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स बन गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन है नाम याद रखना है। 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स हैं। एक तो है बैंक ऑफ कलकत्ता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा है बैंक ऑफ बंबई और तीसरा है बैंक ऑफ मद्रास। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स हैं, नाम याद होने चाहिए। और क्योंकि नाम क्यों याद होने चाहिए? क्योंकि ये जो 3 प्रेसिडेंसी बैंक जो है आगे एमलगेट हो गए, यानी कि मिल गए हैं, तो फिर बन गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये 3 बैंक मिलने से कौन बन गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फिर क्या हो गया? ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है दोस्तों, यहां पर है। कब बन गया है? 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बन गया है। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया थोड़ी टाइम तक चला अच्छी तरीके से। 1955 तक ये अच्छी तरीके से चला, काम किया। फिर इसका नाम चेंज हो गया। इसका नाम जो है SBI पड़ा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि आज भी हिंदुस्तान में बहुत ही बड़ा बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, अब यहां पर तो अच्छी तरीके से इसने दिया है। अब थोड़ा सा इस पैराग्राफ में देख सकते हैं कि क्या लिखा है उसने। 1922 में यहां पर रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस एस्टेब्लिश हो गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस कमीशन का जो है चेयरमैन कौन था? वो था हिल्टन यंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हिल्टन यंग। नाम याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि इसी की रिकमेंडेशन पे हिल्टन यंग जो बंदा है, जो चेयरमैन था इस कमीशन का, इसी की रिकमेंडेशन पे RBI बन गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट जो है। यहां पर मैं मार्क करूंगा 1934 में जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट आ गया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो काम उसने कब शुरू कर दिया? बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 अप्रैल 1935 से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां तक आपको समझ आया होगा। आप स्क्रीनशॉट उठा लेना, आराम से पढ़ लेना खुद भी। और सबसे पहला यहां पर ये जो पॉइंट है जहां पे मार्क करूंगा, इनिशियली 1935 से लेके 37 तक जो RBI का हेडक्वार्टर था ना, वो था कलकत्ता में। ओके, कोलकाता जिसे कहते हैं, व्हाटएवर। और उसके बाद जो है 1937 के बाद वो मुंबई में शिफ्ट करा दिया गया। ओके, अब भी ये उधर ही है, मुंबई में है। अब उन दिनों क्या था, ये जो रिजर्व बैंक सिर्फ इंडिया का नहीं था, ये था बर्मा का भी, जिसे म्यांमार कहते थे, और पाकिस्तान का भी था ये 1948 तक, और कुवैत का भी था ये 1959 तक, क्योंकि यहां पर ब्रिटिश का राज था। वो तो हिस्ट्री है, आपने पढ़ी होगी। यहां तक इजी है ना? तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है यहां से, नेशनलाइजेशन टुक प्लेस इन 1969। 1969 में 14 प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब कौन कौन से, उनमें आप गूगल कर सकते हैं कि 1969 में कौन से ऐसे 14 बैंक है जो कि नेशनलाइज हुए थे। उनके नाम आपको जरूरत नहीं है। और 1980 में है 6 बैंक्स नेशनलाइज हो गए। MCQ आ चुका है एक बार कि कितने बैंक्स नेशनलाइज हो गए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 6 बैंक्स हुए थे, उनके नाम जरूरत नहीं है आपको। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है RBI कब नेशनलाइज हो गया था? वो हो गया था 1949 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं। अब आ गया यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
अब यहाँ तक आपने पढ़ा कि हिल्टन यंग कमेटी कब आ गई, उसका ओरिजिनल नाम क्या है, वो आपने ऊपर पेज में पढ़ दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो आरबीआई है हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे आ गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आरबीआई कब आ गया, 1935 में आ गया, और इन अकॉर्डेंस विद आरबीआई एक्ट 1934। तो यहां तक आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा नीचे चलते हैं, देखते हैं और क्या लिखा है इसने। और सबसे पहला जो यहाँ मैं मार्क करता हूँ, यहाँ पर आपको ये पेरा पढ़ना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 1949 तक ये जो आरबीआई था ना, ये प्राइवेटली ओन्ड था। ओके, उसके बाद जो नेशनलाइज हो गया 1949 के बाद जो है, फिर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आ गया। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन था? सर ओसबर्नी स्मिथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1935 से लेके 1937 तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन था? सर ओसबर्नी स्मिथ। और फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन था? फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन था आरबीआई का? वो था सीडी देशमुख, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो मनमोहन सिंह था ना, ये सिर्फ वाहिद एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जो कि आरबीआई का गवर्नर भी रह चुका है। और कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है जो कि गवर्नर भी रह चुका है। ये गवर्नर भी रह चुका है आरबीआई का, और साथ में प्राइम मिनिस्टर भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, देख लेना कि जो ये आरबीआई है ना, इसका जो आपने पिछली ऊपर पढ़ा होगा, ऊपर स्लाइड में, कि पहला इसका कोलकाता में था, फिर जाके शिफ्ट हो गया मुंबई, ये आपने पढ़ा होगा। और आपको पता होगा कि आरबीआई के 4 जोनल ऑफिस हैं, 4 जोनल ऑफिस एंड 22 रीजनल ऑफिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब 22 रीजनल ऑफिस के नाम आपको याद नहीं रखने हैं, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि 4 जो जोनल ऑफिस हैं वो कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ है। एक तो दिल्ली में है, ऊपर हो गया नॉर्दर्न साइड में, और यहाँ पर मुंबई में, ओके, वेस्ट में। और ईस्ट में जाओगे तो यहाँ पर कोलकाता में भी एक है, और दूसरे जाओगे यहाँ पर साउथ में तो चेन्नई में भी एक है। ओके, इस तरीके से आप याद रख सकते 4 जोनल ऑफिस। ओके, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आरबीआई का जो एम्बलम है, निशानी है, वो क्या है? टाइगर। अर्लियर इट वाज लाइन एंड ए पाम ट्री। ओके, इस वक्त जो है टाइगर इसका जो ऑफिशियल एम्बलम है। ओके, थोड़ा सा नीचे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आप चाहे तो आरबीआई का जो प्रेम्बुल है वो याद कर सकते हो। यहाँ पर कुछ खास नहीं है, इसकी फंक्शंस हैं जो कि आपको सेपरेटली पढ़ने हैं। यहाँ पर जो लिखा है प्रेम्बुल ऑफ आरबीआई, जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बुल है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व्ड वगैरह, वो उसी तरीके से आरबीआई का भी प्रेम्बुल है। आप चाहे तो याद कर सकते हो कि क्या लिखा है, टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट्स वगैरह वगैरह। यहाँ पर जरूरी नहीं, एग्जाम में नहीं पूछेंगे, कभी नहीं पूछेंगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ये वाला कि फाइनेंशियल ईयर ऑफ आरबीआई जो है वो कब स्टार्ट होता है? 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है फाइनेंशियल ईयर ऑफ आरबीआई, एग्जाम में आ सकता है, डायरेक्टली आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो आरबीआई की 4 सब्सिडरीज हैं, कौन कौन है? नंबर 1 पे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना है। और दूसरा है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ये भी याद रखना है आपको। 4 इसके सब्सिडरीज हैं। और इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज, 4 नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। और उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड कुछ यहाँ पर दिया गया है, आरबीआई के रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन की किस तरीके से ये चलती हैं, फंक्शन करती हैं, इसको चलाने वाले कौन है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, यानी कि बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। इसमें कितने मेंबर्स हैं? इसमें ऑफिशियल डायरेक्टर्स भी हैं और नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स भी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑफिशियल भी है इसमें और नॉन ऑफिशियल भी है। अब ऑफिशियल कौन है? इसमें गवर्नर है, और गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर्स भी हैं। ओके, और उनकी जो टर्म होती है वो 5 ईयर तक की होती है। और उसके बाद है नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स, जिसमें से 10 डायरेक्टर्स हैं जो कि बहुत सारे फील्ड से आते हैं। और उसके बाद एक जो है वो है डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय ईच 4 लोकल बोर्ड्स, यहाँ से एक उठाया जाता है, जो कि ऊपर हमने पढ़े कि 4 जो हैं जोनल ऑफिस। और उसके बाद 2 जो हैं, 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, ये होगी इसकी बॉडी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। और उसके बाद ये तो आपने पढ़ लिया है ऊपर, गवर्नर एंड डिप्टी गवर्नर, जो कि 5 साल के लिए होते हैं, इंपॉर्टेंट है।
थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करंट है। प्रेजेंटली द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो गवर्नर है ना वो है श्री शक्तिकांत दास, बहुत है एज गवर्नर, और उसके साथ 3 डिप्टी गवर्नर्स हैं, ये नाम आप याद रख लेना, या मे भी चेंज होते जाएं क्योंकि करंट है, तो ये आप गूगल भी कर सकते हो, मे भी चेंज हुआ होगा कोई। तो उसके बाद इंपॉर्टेंट है फंक्शंस ऑफ आरबीआई। फंक्शंस ऑफ आरबीआई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो फंक्शन यहां पर दिया गया है वो है इशूअर ऑफ बैंक नोट्स। अब जितने भी सारे नोट्स हैं वो कौन इशू करता है? आरबीआई, लेकिन एक्सेप्ट यहां पर इंपॉर्टेंट है, एक तो 1 रुपी नोट, आजकल तो 1 रुपी नोट होता नहीं था, लेकिन अगर आप 10-15 साल पीछे जाओगे तो इस तरीके का एक नोट होता था, यहां पर गोल करके उसको 1 रुपये लिखा गया होता था, तो 1 रुपये का नोट प्लस ऑल जितने भी करेंसीज हैं कॉइन्स, जितने भी कॉइन्स हैं, ओके, वो कौन इशू करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 1 रुपये नोट प्लस कॉइन्स, जितनी भी कॉइन्स हैं, 5 रुपये की कॉइन्स, 2 रुपये की कॉइन्स, जितनी भी आती हैं वो करती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट उनको भी सर्कुलेशन में कौन लाता है? आरबीआई। उनको भी सर्कुलेशन में आरबीआई लाता है। और बाकी जितने भी सारे नोट्स हैं वो अप टू 10,000 का नोट, 10,000 का नोट सबसे बड़ा नोट है जो कि आरबीआई जो है वो निकाल सकता है, प्रिंट कर सकता है, उससे बड़ा नोट ये इशू नहीं कर सकता है। यानी कि जितने भी बाकी नोट्स हैं, चाहे 10 रुपये का नोट हो, 20 रुपये का नोट हो, 5 रुपये का, 50 रुपये का, 100 रुपये का, वो कौन निकालता है? वो निकालता है आरबीआई। ओके, तो ये चीज़ें आपको याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट है यहां पर मिनिमम रिजर्व सिस्टम। आरबीआई जो है ये वर्क करती है मिनिमम रिजर्व सिस्टम पे। अब बहुत सारे रिजर्व सिस्टम्स होते हैं कंट्री को जो करेंसी बैक करने के लिए, प्रपोर्शनेट रिजर्व सिस्टम होता है था जो कि 1960 से पहले हिंदुस्तान में चला, उसके बाद जो है मिनिमम रिजर्व सिस्टम आ गया, और बहुत सारे गोल्ड बैकिंग सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं। तो आपको याद रखना है प्रेजेंटली जो है इंडिया जो है मिनिमम रिजर्व सिस्टम, इस बुनियाद पे है जो है करेंसी इशू करता रहता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है 200 करोड़ क्या है वर्थ, 200 करोड़ होने चाहिए, जिसमें से 115 करोड़ शुड बी गोल्ड। ओके, इसका भी देख लेना, मे बी अपडेट आया होगा कुछ चेंज वगैरह। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है बैंकर्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब बहुत ही इजी फंक्शन है, आरबीआई जो है ये गवर्नमेंट को मदद करती हैं, इसकी जो जीसेक गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं उनको बाई करती है, उनको सेल करती हैं, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये आरबीआई करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये लोन देती हैं जब गवर्नमेंट को जरूरत पड़ती है फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पज, फॉर रोड डेवलपमेंट वगैरह, तो उस वक्त ये आरबीआई जो है गवर्नमेंट यहाँ से पैसा ले सकती है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है यहाँ पर तीसरा जो है यहाँ पर बैंकर्स बैंक। ओके, अब जितने भी सारे बैंकर्स होंगे वो कुछ ना कुछ डिपॉजिट जो है, अपना जो एक्स्ट्रा मनी होता है उनके पास सीआरआर करके या बाकी करके वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रखते हैं। ओके, तो फिर जब उनको ज़रूरत पड़ जाती है फिर वो वापस जाके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से वापस मांगते हैं, या फिर उनके पास जो जितना लोन चाहिए उनको पास, फिर आरबीआई उसी के हिसाब से उनको लोन प्रोवाइड करा देता है। ये बैंक है, बैंकर्स बैंक इसे कहते हैं। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। अब नॉर्मली जब कोई बैंक फाइनेंशियल क्रंच में चला जाता है, वो कोई बैंक ऐसा है जो कि डूबने के कगार पर है, अब उसको बचाने के लिए तो कोई ना कोई होना चाहिए। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ आरबीआई आता है जो उसको लोन प्रोवाइड करा देता है, पैसा देता है, ताकि ये जो बैंक है इसकी ग्रोथ फिर से हो जाए। इसे कहते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। और उसके बाद है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। ये बेसिक कुछ फंक्शंस है, आपको ऐसे ही याद रखने चाहिए। एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी आरबीआई की फंक्शन नहीं है। आपको मेन हेड याद रखना चाहिए, बाकी इससे डेप्थ आपको छोटे छोटे एग्जाम में कभी नहीं पूछते हैं। अब यहाँ पर कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। अब जितने भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कंट्री में होने चाहिए, कितने होने चाहिए, किस तरीके से होने चाहिए, वो कौन डिसाइड करता है? आरबीआई। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ होगा कि जो
इंटरनेशनल मार्केट है वो आपको यहाँ से नहीं पढ़ना है, वहाँ पर भी सेम होता है। अगर किसी कंट्री की जो करेंसी है बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी मार्केट में, तो उसकी जो है वैल्यू जो है डिक्रीज हो जाता है। जिस तरीके सेम डिमांड एंड सप्लाई का प्रोसेस भी इंटरनेशनल मार्केट में चलता है, अगर कम होगा तो उसकी जो रेट, इसी तरीके से कस्टोडियन या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखते हैं ताकि बैलेंस हो जाए, कंट्री का जो है स्टेबलाइज एक्सचेंज रेट अच्छे तरीके से हो जाए। ये होता है कस्टोडियन या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। और उसके बाद हैं, ये तो पता ही होगा, यहाँ पर छठे नंबर पे है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट और मनी सप्लाई। अब आरबीआई डायरेक्टली आपने पढ़ा होगा क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव टूल्स इस्तेमाल करता है ताकि बाजार में जो है मनी सप्लाई न ज़्यादा हाई हो न ज़्यादा कम हो। जब ज़्यादा हो तो उस वक्त कौन से टूल्स इस्तेमाल करते हैं जो आप आगे पढ़ोगे। और मेन इसका मकसद होता है बाजार में जो है इन्फ्लेशन ना हो जाए, ज़्यादा डिफ्लेशन ना हो जाए, तो उसको बरकरार रखने के लिए ये जो है ये टूल बहुत सारे टूल्स इस्तेमाल करते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट और मनी सप्लाई। और नेक्स्ट है रेगुलेटर्स ऑफ बैंक्स। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है 7वें नंबर पे बैंक्स को रेगुलेट करते हैं। किस तरीके से रेगुलेट करता है ये बैंक्स को? थ्रू सीआरआर को मेंटेन करता है, एसएलआर को मेंटेन कितना चाहिए, कितना होना चाहिए एसएलआर, कितना होना चाहिए सीआरआर, या कितना होना चाहिए जो बाकी रेट्स हैं, बैंक रेट्स वगैरह, ये सब चीज़ें ये बाकी जितने भी बैंक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं उन पे लागू करता है। रेगुलेटर है बैंक्स, या जो बैंक्स के ब्रांचेस, कमर्शियल बैंक्स के ब्रांचेस कितने होने चाहिए, ये सब चीज़ें ये डिसाइड करता है। कौन? आरबीआई। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा नीचे जाते हैं, बस 7 फंक्शन इसने दिए हैं और थोड़ा सा यहाँ पर एक्स्ट्रा दिया है। यहाँ पर एज पर इंडियन क्वाइनेज एक्ट 1906 का ये एक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आरबीआई 1934 का भी यही है कि जो मैक्सिमम नोट आरबीआई छुपा सकता है वो है 10,000 का नोट ये प्रिंट कर सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना आप। और दूसरा इस साइड में आप देख सकते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है आरबीआई की, कि सॉरी आरबीआई की नहीं, ये जो 1 रुपये नोट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा नोट है, आजकल तो ये नोट नहीं होता है, लेकिन जब होता था तो उस पर किसका सिग्नेचर होता था? फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, नॉट द गवर्नर ऑफ आरबीआई। पढ़ लेना, ओके, अच्छी बात है। और उसके बाद यहाँ पर लाइबिलिटीज ऑफ बैंक, ये आपके सिलेबस में नहीं है, एक्स्ट्रा दिया है इसने। डिमांड लाइबिलिटीज, टाइम लाइबिलिटीज यहाँ पर निकालते हैं। और उसके बाद जो यहाँ पर है मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। और आपको पता होगा जो दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि आरबीआई के पास हैं, जिसकी वजह से ये कंट्री में जो पैसा है, मनी है, उसको रेगुलेट करता है। एक तो है क्वांटिटेटिव टूल्स और दूसरा है क्वालिटेटिव टूल्स। और अगर आपको यहाँ तक ये वीडियो अच्छा लगा, आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिला होगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और अगर आपको अच्छा नहीं लगा है तो भी आप बता दीजिए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में मॉनेटरी पॉलिसी ही एक्सप्लेन करेंगे। और इसके साथ ही दीजिए हमें इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।